Recording in So progress. today we are going to discuss another very important topic, that is a pulmonary hypertension. ठीक है बच्चों, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का सर क्या मतलब होता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, उस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाए, अगर ब्लड प्रेशर एलिवेटेड हो जाए, ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाए, ठीक है जी, कितना एलिवेट हो जाए, वो अपनी नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाए, नॉर्मल रेंज से अगर वो ज्यादा हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे सर? दैट इज कॉल्ड द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जैसे हमने सिस्टेमिक हाइपरटेंशन पढ़ा था ना, कि सर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना, 120/1, 120/80, अगर उससे ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। यहाँ पर जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाती है, अगर उसके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब बच्चों सबसे पहले तो हमने बात की थी कि सर जो वहां पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? वो 25 से कम होता है। जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर 25/12 या 25/8, इतना वहां पर क्या होता है? प्रेशर होता है। ठीक है, 8 या 12, 8 से लेकर 12 तक इसकी रेंज होती है। तो 25 से अगर तो वो कम है, इसका मतलब है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आपको 25 मिलीमीटर मरकरी से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ज्यादा ब्लड प्रेशर मिलता है, इसका क्या मतलब है? कि उस पेशेंट के अंदर है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर अगर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं बच्चों? इसके जो रीजन है ना, इसको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप्स। ये वाले ग्रुप्स आपकी फर्स्ट एड ने भी मेंशन किए हुए हैं, वहां पर उन्होंने ग्रुप का नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने इसी तरतीब से वहां पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट एड के अंदर भी ये चीज पढ़ी हुई है हमने, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इटियोलॉजी को ग्रुप्स की बेस के अंदर लिखा है, मतलब कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो देखो जी, जो सबसे पहला हमारे पास कॉज है, कॉज नंबर 1, उसको हम कहते हैं ग्रुप 1 काज। क्या कहा जाता है उसको? ग्रुप 1 काज। तो ग्रुप 1 काज हमारे पास क्या होता है? प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, आपने इसको लिखना है। प्राइमरी प्राइमरी पल्मोनरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सर यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, वो किसी और रीजन की वजह से नहीं है। वो आपकी पल्मोनरी जो आर्टरी है ना, उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं, उस चेंजेस की वजह से क्या हुआ है, उस पेशेंट का पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड प्रेशर एलिवेट हो गया। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं, एक हमारे पास पेशेंट है, उस पेशेंट की ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो एंडोथेलिन मॉलिक्यूल है ना, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? एंडोथिलिन जो मॉलिक्यूल है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। और जब ये एंडोथिलिन हमारे पास, एंडोथिलिन की ज्यादा प्रोडक्शन होती है ना, तो एंडोथिलिन क्या करवाता होता है? वैसोकंस्ट्रिक्टर है ये। तो ये एंडोथिलिन आपकी पल्मोनरी आर्टरी की स्टेनोसिस या वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा देता है। जब आप हमारे पास एंडोथिलिन की ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से पल्मोनरी आर्टरी की स्टेनोसिस या पल्मोनरी आर्टरी की वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा सर? उसकी वजह से हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी का एरिया कम होगा। जब पल्मोनरी आर्टरी का एरिया कम होगा, तो वहां पर जो प्रेशर वो क्या हो जाएगा? एलिवेट हो जाएगा। तो इस तरह जो ग्रुप 1 काज है वो हमारे पास क्या है? पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। कि पेशेंट के अंदर जेनेटिकली क्या हुआ है कि उस आर्टरी के अंदर जो एंडोथेलिन है ना, इसकी ज्यादा प्रोडक्शन हो गई है, और उस एंडोथेलिन ने क्या करवा दिया वहां पर? वैसोकंस्ट्रिक्शन या स्टेनोसिस करवा दी थी। एक इसका रीजन ये बताया जाता है बच्चों, एक इसका और रीजन भी बताया जाता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन का। वो ये कहते हैं कि उस पेशेंट का जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना, वो पल्मोनरी आर्टरी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हुई है। तो यहाँ अगर एंडोथेलिन ज्यादा हो जाए, क्योंकि एंडोथेलिन वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड वैसोडायलेटर होता है, तो अगर एंडोथिलिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा। और अगर नाइट्रिक ऑक्साइड कम प्रोड्यूस होगा, स्टिल पेशेंट की पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगी? वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से आपको उस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी प्राइमरी हाइपरटेंशन मिलेगी। और ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप नंबर 1 है। याद रखना है, जो हम इस पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो ग्रुप की बेस के ऊपर करते हैं, कि अगर ग्रुप 1 पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसका हमने क्या ट्रीटमेंट करना है, ग्रुप 2 वाले का क्या करना है, 3 वाले का क्या करना है, 4 वाले का क्या करना है, 5 वाले का क्या करना है। तो इसलिए आपने जरूर याद रखना है कि ग्रुप 1 के अंदर असल में कॉज क्या था। तो ग्रुप 1 में यहाँ पर क्या कहा? प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है कि वहां पर एंडोथिलिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी।
जिसकी वजह से पेशेंट को पल्मोनी हाइपरटेंशन है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं सर ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के अंदर क्या काज हो सकता है पल्मोनी सॉरी पल्मोनी हाइपरटेंशन का। इसके अंदर बच्चों आपने याद रखना, इट्स रिलेटेड विद द लेफ्ट हार्ट फेलियर। कि जब पेशेंट का लेफ्ट हार्ट फेल कर जाता है ना, देखो आपको पता है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास है राइट एट्रियम, ये आपका राइट एट्रियम है, और ये मेरे पास पल्मोनरी आर्टरी निकली है। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है बच्चों। ये पल्मोनरी आर्टरी आगे क्या बनाती है? पल्मोनी वेन्स बनाती है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ पल्मोनी वेन्स। लंग्स को मैं जरा थोड़ा सा बाईपास कर देता हूँ। ये है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन बच्चों कहाँ पर आपके ड्रेन करती है सर? पल्मोनरी वेन्स ड्रेन करती है मेरे लेफ्ट हार्ट के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ पर मेरे पास राइट एट्रियम है, यहाँ पर मेरे पास राइट वेंट्रिकल। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या कि सर अगर किसी पेशेंट का जो राइट हार्ट है उसका फेलियर हो गया, ये राइट हार्ट है, ये राइट हार्ट फेलियर है, मतलब कि जो राइट हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। और अगर आपका राइट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक लेफ्ट हार्ट फेलियर। तो अगर सिस्टोलिक लेफ्ट हार्ट फेलियर है या इवन दो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगी? ब्लड की कंजेशन हो जाएगी। सिस्टोलिक फेलियर है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड बाहर नहीं निकाल रहा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड बाहर नहीं निकालेगा, तो आपके पास जो ब्लड है वो बैक सेंड करेगा पल्मोनी वेन के अंदर। जब पल्मोनी वेन्स के अंदर बैक सेंड करेगा, तो पल्मोनी आर्टरी के अंदर भी बैक सेंड करेगा। जब पल्मोनी आर्टरी के अंदर बैक सेंड करेगा, अब देखो आपकी पल्मोनी आर्टरी के अंदर क्या ज्यादा जा रहा है सर? ब्लड। तो अगर ज्यादा वॉल्यूम वहां पर जाता है ना आर्टरी के अंदर, तो उसकी वजह से भी क्या होता है पेशेंट के अंदर, जो उसका पल्मोनी आर्टरी का ब्लड प्रेशर होता है वो एलिवेट हो जाता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा वॉल्यूम जा रहा है। ठीक हो गया। अब जब यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम आए, तो उसके अलावा आपका जो राइट वेंट्रिकल है ना, राइट वेंट्रिकल को भी ज्यादा जोर से पुश करना पड़ता है। तो राइट वेंट्रिकल बार बार ज्यादा जोर से पुश कर करके इसी वजह से तो हम कहते हैं कि लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से पेशेंट के अंदर राइट हार्ट फेलियर भी हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि हमारे पास पल्मोनी आर्टरी में ना ब्लड की कंजेशन हो जाती है, राइट वेंट्रिकल को बार बार काम करना पड़ता है, तो एट द एंड जो राइट वेंट्रिकल है वो भी फेल हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ज्यादा ब्लड आने की वजह से, लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनी आर्टरी में ज्यादा ब्लड आया है। यहाँ पर पल्मोनी आर्टरी की क्या होगी? कंजेशन होगी। और पल्मोनी आर्टरी की कंजेशन होने की वजह से भी यहाँ पर क्या हो सकता है? जो हमारे पास ब्लड प्रेशर वो एलिवेट हो सकता है। तो ग्रुप 2 के अंदर हमने क्या याद रखना है सर? ग्रुप 2 में हमने याद रखना है लेफ्ट हार्ट फेलियर दैट काज द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। यहाँ पर लिखो लेफ्ट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर। तो अगर मैंने पेशेंट ग्रुप 2 वाले का ट्रीटमेंट करना, मतलब ग्रुप 2 पल्मोनी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को मैंने ट्रीट करना है, तो मैं फिर उस पेशेंट के अंदर प्राइमरी पल्मोनी हाइपरटेंशन वाला ट्रीटमेंट यूज नहीं करूंगा। मैं उसके अंदर डिफरेंट यूज करूंगा। वो क्या? मैं उस पेशेंट में लेफ्ट हार्ट को ट्रीट करूंगा। लेफ्ट हार्ट ठीक होगा, यहाँ पर ब्लड आगे मूव करना शुरू कर देगा, तो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। ग्रुप 2 में क्या है? दो और आपके पास ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक आपके पास राइट हार्ट, एक आपके पास लेफ्ट हार्ट। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, इसको हम ग्रुप 2 पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं ग्रुप 3 की, कि सर ग्रुप 3 में क्या होता है? तो बच्चों ग्रुप 3 के अंदर होता है हमारे पास लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम है। ग्रुप 3 में क्या है सर? आपके जो ब्यूटीफुल लंग्स हैं, अगर लंग्स के अंदर सीओपीडी हो जाए, रिस्ट्रिक्टिव कार्ड सॉरी रिस्ट्रिक्टिव लंग फाइब्रोसिस हो जाए, इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस हो जाए, वट एवर द रीजन, अगर हमारे पास जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर क्या हो जाए? ऑक्सीजनेशन प्रॉपर ना हो रही हो, आपके लंग्स के अंदर क्या है? प्रॉपर ऑक्सीजन ना आ रही हो, उसका कोई भी रीजन हो सकता है। मैंने कहा सीओपीडी भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस भी हो सकता है, इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है, एम्फीसीमा भी हो सकता है। मेनी रीजंस दैट कैन कॉज द डिक्रीज ऑक्सीजन इनटू योर ब्लड सर्कुलेशन। अब देखो आपके जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आती है, और वो ऑक्सीजन को हम एक्सचेंज करते हैं किसके साथ सर? उस ऑक्सीजन को एक्सचेंज किया जाता है इस ब्लड के साथ। कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाती है और वहां से ऑक्सीजन यहाँ पर आती है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उधर, यहाँ से इधर, उधर ऑक्सीजन इधर। अब अगर किसी पेशेंट में कोई भी आप लंग्स की डिजीज ले लो, जैसे कि मैडम कह रही हैं कि सर फाइब्रोसिस, तो चले हम एग्जांपल ले लेते हैं फाइब्रोसिस। अगर आपके लंग्स के अंदर इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस हुई हुई है, तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। नो गैसियस एक्सचेंज। अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी ब्लड के अंदर, और जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास कम हो जाएगी। डॉक्टर शाहिद,
अगर आपके पास जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं या जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, इनके अंदर जब हाइपोक्सीमिया होता है ना, जब इनके अंदर ऑक्सीजन कम होती है, तो ये क्या करती है, ये वैजो कंस्ट्रिक्ट कर लेती हैं, इनके अंदर वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन कम होने की वजह से वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। अब देखो बच्चों, जब आपकी पल्मोनरी आर्टरी में वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो जो इसका प्रेशर है वो क्या कर जाएगा, एलिवेट कर जाएगा, जैसे हमने इस फार्मूले से मेंशन किया हुआ है कि जब भी एरिया कम होगा वहां पर प्रेशर हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइपोक्सीमिया की वजह से ऑक्सीजन कम होगी, और ऑक्सीजन के कम होने की वजह से हमारे पास वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी पल्मोनरी आर्टरी में। जब वहां पर वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। डॉक्टर शायद आपका कोई क्वेश्चन है, पूछ लें आप, क्वेश्चन है नहीं नहीं, आपका? ये नहीं नहीं, ये एक क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर ग्रुप 4। अब देखो तीन कॉजेज हमने पढ़ लिए हैं। प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन सर हो गया है, उसके बाद लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया है, तीसरे नंबर अगर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। अब देखो बच्चों, अगर आपके पास ग्रुप 3 की पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, तो आप उस पेशेंट की लंग्स को ठीक करोगे ना, सीओपीडी को इंप्रूव करोगे, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस को ठीक करोगे, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन उस पेशेंट को दोगे, इस वैसोकंस्ट्रिक्शन को खत्म करवाओगे। तो इसलिए तो मैं आपको ग्रुप वाइज क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे इसकी टियोलॉजी डिस्कस करवा रहा हूँ। अब बात करते हैं ग्रुप 4 की, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ग्रुप 4 के अंदर क्या होते हैं कि अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, पेशेंट के अंदर क्या हो जाए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, फोर्सफुली ब्लड को यहाँ पर पुश करेगा, चल ब्लड आगे चल, आगे चल, लेकिन आगे रास्ता बंद है। तो वहां पर ब्लॉकेज होने की वजह से आपकी ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां पर ज्यादा ब्लड जा रहे हैं, और वहां ज्यादा ब्लड जाने की वजह से वहां पर क्या होगा, ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से अगर आपको क्या हो रहा है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है, तो वो ग्रुप 4 है। ग्रुप 4 है, याद रखिएगा हमारे पास ग्रुप 4 इज द पल्मोनरी, क्योंकि पूछा जाता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन ग्रुप 4 का पेशेंट है, कैसे ठीक करना है। तो ग्रुप 4 का आपको पता होना चाहिए कि वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से होते हैं। पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट के अंदर हमने जो ट्रीटमेंट होता है वो हमने डिफरेंट यूज करना होता है। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज हमने उस पेशेंट के अंदर एंटी कोआगुलेंट्स वगैरह देनी होती है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ये बच्चों को ये चीजों का नहीं पता होता। जैसे मैंने आपको एस्थमा के स्टेप्स लिखवाए हुए हैं ना, वो स्टेप्स बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 ट्रीटमेंट क्या है, स्टेप 4 क्या है, स्टेप 5 क्या है। तो हमें सारे स्टेप्स का पता होना चाहिए ताकि हमें वो प्रोफेसर वाली फीलिंग आनी चाहिए आपको, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ये ज्यादातर प्रोफेसर को याद होती हैं। अगर आपने हाउस वर्क कर रहे होंगे या अगर किसी ने किया हो ना, तो उसको पता होगा कि वहां पर जो प्रोफेसर होता है वो पता है क्या करते हैं। हाँ जी, पहला ट्रीटमेंट क्या है, ये जी डॉक्टर सर ये है, अगर ये नहीं होगा दूसरा क्या होगा। बस एक दो जो पीजी होते हैं ना वो मैक्सिमम 2 या 3 तक बता देते, लेकिन ग्रुप 4 या ग्रुप 5, मतलब चौथे नंबर पर क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, पांचवें नंबर पर क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, वो नहीं बता पाते क्योंकि भूल जाती हैं इतनी सारी चीजें। लेकिन हमने ये चीजें इंशाल्लाह बार बार पढ़नी है और हमने इनको भूलना नहीं है। मैडम अभी डायग्नोस की तो अभी बात ही नहीं आई, अभी तो हम इस पेशेंट को क्या कर रहे हैं, हम इसकी अभी थियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। डायग्नोस की बात आएगी तो हम इसको डायग्नोस भी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपने। मैं तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की जी जी, मैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की मैडम वो पल्मोनी एक एम्बोलिज्म का मेडिकल भी आपको डायग्नोस बताता हूँ। थोड़ा सा सब्र कर लें, हमारा पूरा टॉपिक है पल्मोनी एम्बोलिज्म के ऊपर आज का। थोड़ा सा जरा सब्र कर लें, टेंशन नहीं लेनी है आपने। ग्रुप 4 के अंदर फिलहाल याद रखें कि एम्बोलिज्म की वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, लेकिन ये क्रॉनिक होती है। अब जो आप सोच रहे हो ना कि शायद इस पल्मोनी एम्बोलिज्म के अंदर ना, क्योंकि पल्मोनी एम्बोलिज्म की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो एम्बोलाई का जो साइज है वो कितना है। अगर तो वो सैडल एम्बोलिज्म है ना, जो आप इमरजेंसी की बात कर रहे हो बच्चे, वो सैडल एम्बोलिज्म होती है, जिसमें जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना उसका कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है। अब यहाँ पर जो आपके पास क्रॉनिक पल्मोनी एम्बोलिज्म होती है ना, यहाँ पर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 70 या 80% ऑब्स्ट्रक्शन होती है। लेकिन अगर ये सैडल एम्बोलिज्म होगी ना, जो इमरजेंसी वाली होती है, जिसमें कंप्लीट एम्बोलिज्म होती है, वो पेशेंट आपके पास सीवियर सिम्टम के साथ आता है, सीवियर चेस्ट पेन हो रही होती है, डिस्निया, टैकिप्निया, इन सिम्टम के साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है। आप समझ, तो उस पेशेंट का हमने उसी टाइम क्या करना होता है, अल्ट्रासाउंड इकोकार्डियोग्राफी करवानी है, उस पेशेंट का हमने चेस्ट अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, फिर उसके ऊपर हमें सैडल एम्बोलिज्म नजर आ जाएगा। मैं भी आपको दिखाऊंगा, मेरे पास नीचे पिक्चर्स भी पड़ी हुई उसकी।
इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो हाँ जी डॉक्टर असलान, ग्रुप 4 है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। अगर वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म मेंशन ना भी करें तो आपने क्या करना होगा, उसके अंदर ग्रुप 4 अगर लिखा हुआ है, ग्रुप 4 का क्या ट्रीटमेंट है, तो आपने कहना हाँ ग्रुप 4 है, पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है, तो मैंने इसको क्या देनी है, एंटी कोआगुलेंट्स। अगर ग्रुप 3 की बात कर रहे हैं तो आपने ग्रुप 3 के अंदर क्या करना होगा, आपने लंग्स को ठीक करना होगा, वहां पर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी है। अगर ग्रुप 2 की बात करेगा तो लेफ्ट हार्ट को ठीक करना है। हाँ, ग्रुप 1 की बात होती है तो फिर हम उस पेशेंट को एंटी पल्मोनरी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं, जैसे कि बोसिनटान, या हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब आगे आते हैं सर ग्रुप 4, याद हो गया ना। ग्रुप ग्रुप 1 पल्मोनरी है, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ग्रुप 2 लेफ्ट हार्ट फेलियर, ग्रुप 3 लंग्स, ग्रुप 4 पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एंड ग्रुप 5 के अंदर आपने याद रखना है दैट इज द मल्टीफैक्टोरियल। इसको कहा जाता है कि सर इसका हमें कॉज का नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि इसके अंदर काफी सारे जो मतलब फैक्टर्स होते हैं वो मिलके क्या करवाते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन काज करते हैं। तो ग्रुप 5 आपने लिखना है मल्टी फैक्टोरियल, मल्टी फैक्टोरियल। मल्टी फैक्टोरियल का क्या मतलब है सर, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसा कि एंडोथिलिन की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है, हाइपोक्सीमिया हो सकता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर हो सकता है, जो पल्मोनी आर्टरी का स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिजनरेशन हो जाए उसकी वजह से हो रहा है। तो इसके लिए फिर हम सिंपल वर्ड यूज करते होते हैं मल्टी फैक्टोरियल पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। और जो मल्टी फैक्टोरियल होता है इसका जो ज्यादा ट्रीटमेंट होता है ना वो ग्रुप 1 वाला होता है, मैं भी आगे जाके ट्रीटमेंट में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इसकी बहुत अच्छी सी समझ आ गई होगी, ग्रुप 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है बच्चों। अब आगे बात करते हैं कि सर जो हमारे पास पेशेंट होगा ना पल्मोनी हाइपरटेंशन वाला, इसकी थोड़ी सी जरा हिस्ट्री बता दें कि ये किन डिजीज के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि हमारे पास ये पेशेंट की हिस्ट्री हो सकती है कि उसमें लेफ्ट हार्ट फेलियर हो सकता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर। तो आपको पता है कि लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से क्या होगा, ग्रुप 2 पल्मोनी हाइपरटेंशन, वेरी गुड। और अगर पेशेंट के अंदर सीओपीडी है तो सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर कौन सी पल्मोनी हाइपरटेंशन होगी, ग्रुप 3 पल्मोनी हाइपरटेंशन होगी। अगर पेशेंट की हिस्ट्री है डीवीटी की, आपको पता है डीवीटी वाला पेशेंट जो होता है ना, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म उस पेशेंट के अंदर ज्यादा होती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क ज्यादा होता है। तो फिर इस पेशेंट के अंदर कौन सी होगी हमारे पास सर, ग्रुप 4 पल्मोनी हाइपरटेंशन, ठीक हो गया, डीवीटी होगी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि पेशेंट के अंदर सर जो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, जैसे मैडम ने जिक्र किया इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, अगर कोई पेशेंट एल्डर है और वो इस हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो उसके पेशेंट उसके अंदर भी हो सकती है। इसके अलावा एम्फीसीमा है, ब्रोंकाइटिस है, कोई भी लंग्स की डिजीज है, या कोई हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, या हमारे पास लेफ्ट हार्ट फेलियर है, तो उस पेशेंट की वो क्या होगी, हिस्ट्री होगी। फिर उस हिस्ट्री के बाद उसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, तो फिर आपने बताना होगा कि अगर डीवीटी वाला पेशेंट है तो इस पेशेंट के अंदर ग्रुप 4 पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, लेफ्ट हार्ट फेलियर का है तो ग्रुप 2 हो सकती है। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब सर ये जो हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ये किन सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता होता है। तो अगर आपको सिनकोप याद हो ना, उस दिन जो मैंने आपको सिनकोप पढ़ाया था, तो सिनकोप के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए ना, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से आपको सिनकोप हो सकता है। और सिनकोप होता क्यों था, हाँ जी, हमने कहा था कि सर सिनकोप इज द टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। सिनकोप क्या कंडीशन होती है, टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अगर आप में टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाए तो हम उस पेशेंट को कहते हैं कर सकते हैं। अब उसका रीजन क्या है सर, रीजन सेम है कि हमारे पास पल्मोनी आर्टरी में ज्यादा प्रेशर है, पल्मोनी आर्टरी में ज्यादा प्रेशर होगा तो पल्मोनी वेन्स में ब्लड कम जाएगा, पल्मोनी वेन्स में ब्लड कम जाएगा, लेफ्ट हार्ट में ब्लड कम जाएगा, लेफ्ट हार्ट में कम ब्लड जाएगा तो जो कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाएगी, और जब कार्डिक आउटपुट कम होगी तो सेरिब्रल परफ्यूजन कम होगी, जब सेरिब्रल परफ्यूजन कम होगी तो पेशेंट के अंदर रीजेंट कर सकता है, ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर सर इन पेशेंट्स के अंदर हमें नजर आ सकती है फटीग हो गया मतलब थकावट, उसके अलावा लिथार्जी, मतलब ये वाली जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। अब देखो बच्चों किसी भी पेशेंट के अंदर ये लिथार्जी या फटीग पता क्यों होती है,
या तो उस पेशेंट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो, मतलब कोई ना कोई अनीमिया हो उसके अंदर, मोस्टली माइक्रोसिटिक अनीमिया। जब भी सिनेरियो के अंदर फटीग या लिथार्जी का वर्ड यूज किया जाए ना, तो एक चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ तो उस पेशेंट के अंदर अनीमिया हो सकता है, कोई ना कोई हीमोग्लोबिन उस पेशेंट की कम हो सकती है, उसकी वजह से जो फीमेल होती है जल्दी थक जाती हैं। यहाँ पेशेंट के अंदर कार्डिक आउटपुट कम है, उसका कोई भी रीजन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पल्मोनी हाइपरटेंशन, पल्मोनी हाइपरटेंशन के अंदर भी कार्डिक आउटपुट हमारे पास कम हो रही है ना। तो इसके अलावा भी अगर किसी केस के अंदर कार्डिक आउटपुट कम होती है ना, उस पेशेंट के अंदर भी फटीग, लेथार्जी वगैरह सिम्टम आती है, लाइट हेडेडनेस वाला वगैरह सिम्टम आती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टिश्यूज की परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो रही होती, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम है। ठीक है बच्चों, तो इस पेशेंट के अंदर हमें सिंकोप, फटीग, लेथार्जी के साथ ये पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्निया। इस पेशेंट के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है। अब बच्चों डिस्निया क्यों हो रहा है? सर डिस्निया इसलिए हो रहा है क्योंकि लंग्स की तरफ ब्लड कम जा रहा है। जब लंग्स की तरफ ब्लड कम जाएगा तो उसकी ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होगी। जब उसकी ऑक्सीजनेशन नहीं होगी तो पेशेंट का जो ब्लड है उसके अंदर जो Recording in तो progress. बच्चों हमें पता है इस पेशेंट में डिस्निया क्यों है, क्योंकि सर इस पेशेंट में हाइपरकैप्निया हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कम हो रही है। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो वही बात है, रिस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होकर पेशेंट के अंदर हमें डिस्निया नजर आएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इस पेशेंट के अंदर हमें नजर आ सकती है चेस्ट पेन, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से ना पेशेंट के अंदर जो चेस्ट पेन है ये आपको नजर आती है। तो ये चेस्ट पेन याद रखना। हाँ, अगर बहुत ज्यादा सीवियर चेस्ट पेन है ना, जैसे कि जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं शार्प चेस्ट पेन या प्लूरिटिक चेस्ट पेन, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट के अंदर, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट के अंदर अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है ना, तो वो हमारे पास उसका काज पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, अगर सीवियर और शार्प चेस्ट पेन है। हाँ, अगर इसके अलावा कोई और भी काज है ना, तो उसकी वजह से भी आपको जो ये चेस्ट पेन है ना, ये चेस्ट पेन पेशेंट के अंदर हो सकती है। और ये चेस्ट पेन आपने याद रखना क्रॉनिक होगी फिर, मतलब ये नहीं कि पिछले 10 या 15 मिनट से आ रहे हैं। जब से उस पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी ना, तब से पेशेंट आपको बताएगा डॉक्टर साहब पिछले 6 महीने से ना हल्की हल्की मेरी चेस्ट में पेन भी रहती है, मेरा सांस भी फूलता है, मैं जल्दी थक भी जाता हूँ। ठीक है, तो आपने सोचना कि इस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, एक इंपॉर्टेंट टर्म जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, दैट इज अ कोर पाल्मोनेल, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। कोर पाल्मोनेल क्या होता है? सर कोर पाल्मोनेल होता है कि अगर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या आपकी पल्मोनी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अगर आप पेशेंट के अंदर क्या हो जाए, राइट हार्ट फेलियर हो जाए, रिस्पायरेटरी फेलियर की वजह से, इसको हम सिंपल डिफाइन करते हैं, रिस्पायरेटरी फेलियर की वजह से अगर पेशेंट में क्या हो जाए, राइट हार्ट फेलियर हो जाए, आपके कोई लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या आपकी पल्मोनी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे देखो पल्मोनी हाइपरटेंशन है, तो अगर पल्मोनी हाइपरटेंशन है ना, तो इसकी वजह से जो आपका राइट हार्ट है ना ये फेल हो सकता है। और जो रीजन है वो आपके पास सामने है कि आपकी जो राइट वेंट्रिकल उस बेचारे को ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ रहा था बार बार, और पिछले कुछ 6 महीने या 1 साल से वो कंटिन्यूसली ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी हाइपरट्रॉफी हुई, और हाइपरट्रॉफी होने के बाद उस पेशेंट के अंदर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो गया। या सिस्टोलिक हार्ट फेलियर भी हो सकता है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर करके जो मसल्स होते हैं वो फटीग हो जाते हैं। तो वो अक्सर आपने शायद सुना होगा कि अभी पिछले दिन शायद एक पेशेंट आया था कि वो कह रहे हैं कि इसके मरीज के ना जो दिल के पट्टे हैं ना वो कमजोर हो गए, दिल के जो पट्टे हैं वो कमजोर हो गए, इस वजह से जो उसकी कार्डिक आउटपुट है ना वो कम आ रही थी। मैंने शायद आपको बताया था, मैंने केस एक देखा था, उसकी इकोकार्डियोग्राफी करवाई, तो उसके ऊपर जो उसकी कार्डिक इजेक्शन फ्रैक्शन आ रही थी ना बच्चे, वो 23 आ रही थी। और वो 23 पता है क्यों आ रही थी? वो पेशेंट हमारे पास हाइपरटेंसिव का था। हाइपरटेंशन की वजह से आपको पता है आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा प्रेशर से ब्लड निकालना पड़ता है। तो पिछले 3-4 साल से वो हाइपरटेंसिव पेशेंट था, नॉन कंप्लाइंट था, मेडिसिन से मेडिसिन नहीं ले रहा था हाइपरटेंशन की, तो उस पेशेंट में क्या हो गया, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि दिल के जो पट्टे हैं वो कमजोर हो गए। तो यहाँ पर अगर रिस्पायरेटरी फेलियर हो जाए, पल्मोनी हाइपरटेंशन है या लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पास राइट हार्ट फेल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कोर पाल्मोनेल। एंड यू नो वेरी वेल कि हाँ, राइट हार्ट फेलियर की कौन कौन सी सिम्टम्स होती हैं? जी स्टूडेंट जल्दी जल्दी मुझे बता दें ताकि मैं फिर आगे डायग्नोज की तरफ जाऊं। राइट हार्ट फेलियर की कौन कौन सी सिम्टम है जो आपको इस पल्मोनी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर भी मिलेंगी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर। सबसे पहले पेरिफेरल एडीमा आपको नजर आएगा इस पेशेंट के अंदर, पेरिफेरल एडीमा हो गया, गुड हो गया। सर इस पेशेंट में हमें असाइटिस नजर आ सकता है। नटमैग जी लीवर। जी, इस पेशेंट के अंदर सर हमें नटमैग लीवर नजर आएगा, नटमैग लीवर।
सर इस पेशेंट के अंदर हमें जो जो जेवीपी है वो रेज मिलेगी, जुगुलर वीनस जो प्रेशर है वो आपको एलिवेट मिलेगा। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली बताता ना कि पल्मोनी हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट के अंदर अडीमा आ रहा है या साइटस हो रहा है, तो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, हाइपरटेंशन की वजह से एडीमा कैसे हो गया। तो असल में इस तरह होता है कि पल्मोनी हाइपरटेंशन की वजह से राइट हार्ट फेलियर हुआ और फिर ये जो राइट हार्ट फेलियर वाले सिम्टम है ये आपको उस पेशेंट के अंदर नजर आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर हम इस पेशेंट को ट्रीट कैसे, सॉरी हम इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिम्टम से लग रहा है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पेशेंट के अंदर कभी कभी सिंकोप भी हो रहा है, फटीग भी है इस पेशेंट के अंदर, मतलब कि राइट हार्ट फेलियर की सिम्टम भी अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए तो राइट हार्ट फेलियर की सिम्टम भी आना शुरू हो जाएंगी। तो सर इस पेशेंट को हम डायग्नोज कैसे कर लेंगे। तो बच्चों डायग्नोज के लिए आपने सबसे पहले जो सेफ जोन है ना वो यूज करना है। वो सेफ जोन कौन सा है बच्चे आपका, दैट इज द इकोकार्डियोग्राम। आपने इस पेशेंट की क्या करवानी है, इको कार्डियोग्राफी करवानी है या इको कार्डियोग्राम, मतलब आपने हार्ट का अल्ट्रासाउंड करवा लिया। तो जब आप इस पेशेंट के हार्ट का अल्ट्रासाउंड करवाओगे ना तो आपके सामने मैंने डॉपलर अल्ट्रासाउंड बनाया हुआ है। इस डॉपलर अल्ट्रासाउंड की अगर आप नोटिस करो ना तो ये देखो, आपको जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी आपको डायलेटेड भी नजर आ रही है, ये आपको स्टिफ भी नजर आ रही है। देखो ये सारी आपको स्टिफनेस बता रही है, डिड यू नोटिस है, ये सारी आपको स्टिफनेस बता रही है, ये जो डाई है ना ये आपको स्टिफनेस यहाँ पर बता रही है। तो अगर हमारे पास इकोकार्डियोग्राफी के ऊपर आपको पल्मोनरी आर्टरी की स्टेनोसिस या थिकनेस नजर आ जाए ना, यहाँ पर स्टेनोसिस या थिकनेस नजर आ जाए, और ऑन दी अदर हैंड आपको उस पेशेंट के अंदर राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी नजर आ जाए, इसका मतलब उस पेशेंट के अंदर क्या हुआ, वो लेफ्ट हार्ट नॉर्मल है, इसका मतलब उस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या करना है आपने सबसे पहले, इकोकार्डियोग्राफी करवानी है, एंड इकोकार्डियोग्राफी इज द बेस्ट इनिशियल टेस्ट है यहाँ पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए। सबसे अच्छा टेस्ट है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट यही है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट फॉर द पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज योर इकोकार्डियोग्राफी। और जब आप इकोकार्डियोग्राफी करवाओगे तो जो आपको पल्मोनरी आर्टरी है वहां पर स्टिफनेस नजर आएगी, तो आपको यहाँ से लग रहा है कि हाँ यार एक क्लू मुझे मिल गया है कि इस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, हो सकती है। ठीक है बच्चों, फिर आपने क्या करना है, एक काम आपने और कर लेना साथ ही, क्योंकि आपको पता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से ना जो आपके पास पल्मोनरी आर्टरीज है ना, जो दूसरी ट्रंक के अलावा जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं उनके अंदर भी आपको चेंजेस नजर आती हैं, उनके अंदर भी आपको क्या नजर आती है, चेंजेस नजर आती हैं। तो फिर सेकंड नंबर पर आपने क्या करवाना उस पेशेंट का, नंबर सेकंड इज द, सॉरी ब्लू से लिखते हैं, नंबर सेकंड में आपने चेस्ट एक्सरे करवा लेना, या चेस्ट एक्सरे आप पहले भी करवा सकते, कोई ज्यादा मसला नहीं। नंबर टू, चेस्ट एक्सरे। तो बच्चों जब आप इस पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराओगे तो आपको क्या नजर आएगा सर, यहां पर नोटिस करो, डिड यू नोटिस दैट, ये देखो ये आपको प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरीज नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो थोड़ा सा फोकस करके, मैंने इसलिए ना साथ ही, क्योंकि अगर आप विजुलाइज कर लो ना चीजें तो वो हमारे लिए आसान हो जाती है इंशाल्लाह। जब आप 100-150 मैं आपको अल्ट्रासाउंड दिखा दूंगा ना तो आपको फिर सारी चीजें प्रोमिनेंटली नजर आ जाएंगी। अच्छा ये पल्मोनरी आर्टरी है इसकी, ये इसके अंदर डायलेटेशन आ रही है, ये हार्ट की लोकेशन है, ये मेरे पास ट्रेकिया की लोकेशन है। तो अगर आप इस पेशेंट का इस एक्सरे को देखो ना, जो कि बड़ा अच्छा एक्सरे में प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है, तो जो इसकी सेंट्रल पल्मोनरी आर्टरी है जिसको हम पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, वो हमें क्या नजर आ रही है, वो प्रोमिनेंट नजर आ रही है। जाहिर बात है वो प्रोमिनेंट ही होगी क्योंकि उसके अंदर स्टिफनेस है, उसके अंदर थिकनेस है। तो वो स्टिफनेस और थिकनेस होने की वजह से जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हमें क्या नजर आती है, वो हमें प्रोमिनेंट नजर आती है एक्सरे के ऊपर। दूसरे नंबर पर, पहला नंबर लिखो कि सर यहाँ पर हमें एक्सरे के ऊपर पल्मोनरी आर्टरी प्रोमिनेंट नजर आती है, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक आपको यहाँ पर प्रोमिनेंट नजर आ गई। दूसरे नंबर पर आपने देखना इस पेशेंट का ना राइट वेंट्रिकल, ये हमने ना इसका साइड से लेटरल एक्सरे हमने इस पेशेंट का करवाया, क्योंकि डिफरेंट व्यूज होते हैं, एपी भी होता है, पीए भी होता है, फिर ये हमारे पास लेटरल भी होता है आपके एक्सरे का। तो ये जब आप साइड से देखोगे ना तो ये जो सारा एरिया आपको साइड से दिखाता है ना, ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये जो आपको सारा नजर आ रहा है। तो इस पेशेंट के अंदर अगर आप लेटरल एक्सरे करवाते हो और लेटरल एक्सरे के ऊपर आपको प्लस ये भी मिल जाता है कि सर जो उसका राइट वेंट्रिकल है ना उसकी हाइपरट्रोफी हुई है, तो आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ से क्लू मिल गया कि सर इस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, हो सकती है।
क्योंकि यहाँ पर हमें दो पॉइंट इकट्ठे हो गए, एक तो प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरी नजर आ रही है, दूसरे नंबर पर हमें इस पेशेंट के अंदर राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी नजर आ रही है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। मैं इसलिए आपको कहता हूँ बच्चे चीजों को ना विजुलाइज ज्यादा अच्छे से किया करो, क्योंकि आपने कल को एक्सरे देखने हैं, इकोकार्डियोग्राफीज देखनी है, ईसीजीज देखनी है, तो आपको नजर आनी चाहिए। मैं इसलिए अपने जो लेक्चर होता है ना उसके अंदर ये चीजें ऐड कर लेता हूँ। हमने सिर्फ इनको वर्बल नहीं पढ़ना, सिर्फ हमने वर्ड्स नहीं पढ़ने कि इकोकार्डियोग्राफी करवा लेनी है, एक्सरे करवा लेना है या आपने ईसीजी करवा ली, नहीं बच्चों, नजर कैसे आता है ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंशाल्लाह जब हम बार बार देख रहे होंगे इन चीजों को, मैं आपको नोट्स भी शेयर करूंगा, नोट्स के ऊपर भी आपने देख लेना है, तो हमें फिर क्या नजर आएगा, हमें चीजें इजीली डायग्नोज होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप पाकिस्तान में देखो ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है हमें ना ईसीजी देखनी आती है, ना एक्सरे देखना आता है, ना इकोकार्डियोग्राफी देखनी आती है। उसका रीजन क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस कम होती है। तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, और ये इसलिए आपके जो नोट्स है ना, ये नोट्स आपके बड़े काम आएंगे इंशाल्लाह। तीसरे नंबर बच्चों, आपने इकोकार्डियोग्राफी करवा ली है ये पल्मोनी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट की, आपने इसका एक्सरे करवा लिया है, तीसरे नंबर पर आपने इसकी ईसीजी भी करवा लेनी है। आपने इस पेशेंट की क्या करवा लेनी है, ईसीजी। क्योंकि बच्चों जब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है ना, तो आपको ईसीजी के ऊपर ना राइट एक्सिस डेविएशन मिलती है। अगर आप देखो ना, तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो उसकी वजह से हमारे पास पेशेंट में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन नजर आती है, और अगर पेशेंट के अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो ना, तो हमें राइट एक्सिस डेविएशन नजर आती है। तो यहाँ पर हम जरा, ये जो मैंने राइट साइड पे लिखा है ये राइट एक्सिस डेविएशन है। तो अगर आप ईसीजी करवाते हो तो ईसीजी के ऊपर बच्चों आपने क्या क्या चीजें नोटिस करनी है, आपने नोटिस करना है V1 को, V2 के जो आपकी प्रीकॉर्डियल लीड्स हैं, ये जो आपकी चेस्ट लीड्स हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6, आपने इनको नोटिस करना है। नंबर 1 पे आपने क्या चीज देखनी है, V1। बच्चों अगर आपको V1 के ऊपर आर वेव प्रोलॉन्ग नजर आती है, आर वेव प्रोलॉन्ग, इसका मतलब ये पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तो उस पेशेंट में राइट एक्सिस डेविएशन हो सकती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है। तो अगर आप नोटिस करो ना, तो आपको इस पेशेंट के अंदर जो V1 की आर वेव है ना, वो आपको प्रोलॉन्ग नजर आ रही है, लंबी नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पर V1 देखो ना, तो यहाँ पर आर वेव छोटी है, जो कि नॉर्मली जो आर वेव होती है ना वो V1 की छोटी होती है, लेकिन जब राइट एक्सिस डेविएशन होती है तो आपको V1 की जो आर वेव मिलती है वो प्रोलॉन्ग मिलती है। ठीक हो गया बच्चों। फिर आपने दूसरे नंबर पर देखनी है V5 और V6, V5 और V6, V5 और V6 के ऊपर सर मैंने क्या देखना है बच्चों, V5 और V6 के ऊपर, ओ कहाँ चला गया, नीचे। V5 और V6 के ऊपर बच्चों आपने देखनी है एस वेव को, ये है एस वेव। अगर आपको डीप एस वेव नजर आती है, V5 में भी एस वेव डीप है, V6 में भी एस वेव क्या है, डीप है, इसका मतलब है ये दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया कि उस पेशेंट में राइट एक्सिस डेविएशन होगी। तो V5 और V6 में बच्चों क्या देखना है आपने, डीप एस वेव, डीप एस वेव, जो मैंने आपको वहां पर दिखा भी दी। तीसरा क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आपको V1, V2, V3 के ऊपर टी इन्वर्ट नजर आती है, V1, V2, V3, अगर आपको V1, V2, V3 के ऊपर अगर आप बात करें, ये देखो V1 की टी, V2 की टी वेव और V3 की टी वेव, आपको तीनों इन्वर्ट नजर आ रही हैं। तो अगर तीनों की जो टी वेव्स हैं वो आपको इन्वर्ट नजर आती हैं, इसका मतलब है कि सर जो लास्ट क्राइटेरिया था राइट एक्सिस डेविएशन का, वो भी क्या हो गया, फुलफिल्ड हो गया। इसका मतलब है राइट एक्सिस डेविएशन है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, पेशेंट के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। एवरीवन विद मी, हाँ जी। सबसे पहले डॉक्टर अफीफा हमें बताएंगी व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ राइट एक्सिस डेविएशन, जल्दी जल्दी बता दें। Sir, one, sir, everyone, one, everyone, एंड नेक्स्ट। 5 और 6 पे डीप एसवे, 5 और 6 पे डीप एसवे, और V3 पे टू वेव्स होनी, और V3 पे टी वेव्स होनी। V1, V2, V3 तीनों के ऊपर आपको जो टी वेव है वो इन्वर्ट नजर आनी चाहिए। हाँ जी डॉक्टर असलान आप रिवाइज करें। राइट जी बताएं।
आरवे प्रोलॉन्ग होनी चाहिए आरवे और प्रोलॉन्ग होनी चाहिए ऐसे नहीं और कहना टी डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं कहना। आरवे प्रोलॉन्ग हो रही है, कहाँ पर हो रही है? बताना V1 में आरवे प्रोलॉन्ग हो रही है। जी जी सर V1 में आर लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड हो रही है और जी V1 सर V2 V1 में आर V3 में लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड हो रही है और V1 V2 V3 में टी वेव ओके, कन्वर्ट हो रही है। देन तीसरा क्राइटेरिया, तीन क्राइटेरिया डॉक्टर साहब मैंने आपको बताए हैं। V5 और V5 और V6 में जो डीप V5 और वेव शो हो रही है। V5 और हाँ V6 में जो जी, डीप ये वेव शो हो रही है। क्राइटेरिया अब आपने भूला ना तो मैं फिर आपको बताऊंगा। ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन, आप अक्सर देखोगे ईसीजी के ऊपर हम ये क्राइटेरिया को देख रहे होते हैं। तो आज हमने राइट एक्सिस डेविएशन देखी है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखेंगे। V1 में आर वेव प्रोलॉन्ग है, V5 V6 में डीप एस वेव है, V1 V2 V3 के अंदर इन्वर्टेड टी वेव है। इसका मतलब है पेशेंट में राइट एक्सिस डेविएशन है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी उस पेशेंट के। कितनी मजे की बात है। अब आते हैं जो हमारे पास मोस्ट जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है ना। अब आपको तीन क्लू से भी मिल गया, क्लू आपको अल्ट्रासाउंड से भी मिल गया है, ईसीजी से भी मिल गया है। फिर आपने जाना है इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन या जो सबसे एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन होती है वो आपने इस पेशेंट की करवानी है। तो जो हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट या गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन, वो क्या होती है बच्चों? वो होती है आपने इस पेशेंट के अंदर कैथेटराइजेशन करनी होती है। क्या करनी है हमने यहाँ पर सर? राइट कैथेटराइजेशन आपने करनी है इस पेशेंट के अंदर। अब आपने यहाँ पर नीचे क्या करना है? फिमोरल वेन में कैथेटर डालना है। राइट हार्ट कैथेटराइजेशन पहले मुझे लिखने दें। आपने इस पेशेंट के फिमोरल वेन के अंदर कैथेटर डालना है। फिमोरल वेन से वो कैथेटर कहाँ पर आएगा? आपकी इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा से वो कैथेटर कहाँ? ये देखो, ये कैथेटर है, ये आपके राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा और सबसे पहले ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर मेजर करेगा, क्योंकि इस कैथेटर के आगे हमने क्या लगाया हुआ? बैरो रिसेप्टर लगाया हुआ है। ये बैरो रिसेप्टर क्या करेगा? बैरोमीटर, सॉरी, ये बैरोमीटर क्या करेगा? प्रेशर की मेजरमेंट करेगा कि मेरे पास जो राइट एट्रियम है उसमें कितना प्रेशर है, जो मेरे पास पल्मोनरी आर्टरी है उसमें कितना प्रेशर है, जो मेरे पास एंड कैपिलरी वेज प्रेशर है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, वो मेरे पास कितना है। तो ये कैथेटर से तो आपको सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो आपको पता चलेगा कि उस पेशेंट की जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर जो प्रेशर है वो 25 मिलीमीटर मरकरी से क्या है? ज्यादा है। क्या सर? 25 मिलीमीटर मरकरी से वो प्रेशर ज्यादा है। और इस पेशेंट का जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर अगर नॉर्मल है, लेस देन 18 है, तो इसका मतलब कि उस पेशेंट के अंदर ना लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो नहीं हो रही। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, लास्ट में हम कैथेटर डालेंगे, कैथेटर हमें तमाम प्रेशर्स की मेजरमेंट दे देगा। तो अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो उसका जो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर वो 25 से ज्यादा होगा, तो हमारे पास ये पेशेंट डायग्नोज हो जाएगा कि दैट इज अ पेशेंट ऑफ द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है बच्चों, तो देखा कितना इजीली हमने मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम चले गए। लेकिन ऐसे नहीं करना कि आपको लगा पेशेंट सिम्टम के साथ आ रहे तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन का डायरेक्टली कैथेटर डाल दिया। भाई कैथेटर इन्वेसिव प्रोसीजर है, आप उसके लिए एनेस्थीसिया वगैरह यूज कर रहे होते हैं, तो डायरेक्टली कैथेटर आपने नहीं डालना। हो सकता है भाई उसमें बाद में पता चले कि उसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ही नहीं थी। तो पहले को दो तीन आपने क्राइटेरिया देख लेने। इकोकार्डियोग्राफी के ऊपर आपको शक हो रहा है, फिर आपने एक्सरे कराया, एक्सरे के ऊपर भी आपको फाइंडिंग्स आ रही हैं, फिर आपने ईसीजी कराई, ईसीजी के ऊपर भी वो फाइंडिंग्स आ रही हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन की, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की, फिर आपने कैथेटर डालना है। फिर अगर आप कैथेटर डालोगे तो 99% केसेस के अंदर हमारे पास एग्जैक्ट डायग्नोज बन जाता है। बात समझ आ गई आपको डॉक्टर साहब? अब आते हैं सर हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। तो बच्चे आपने ट्रीट कैसे करना है, वो करना है ग्रुप वाइज, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसको ग्रुप वाइज ट्रीट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 1 की। अब आपने मुझे साथ साथ बताते जाना है, ग्रुप 1 का क्या काज था? हाँ जी, ग्रुप 1 में कहां पर प्रॉब्लम होती है? जल्दी बता दें, मैं आपके आंसर्स की तरफ देखता हूँ। ग्रुप 1 पल्मोनरी हाइपरटेंशन में कहां पर प्रॉब्लम होती है? पल्मोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि वहां पर स्टिफनेस होती है ना, तो हम इस पेशेंट को देंगे पल्मोनरी आर्टरी को डायलेट करने वाली ड्रग्स। क्या करेंगे हम इस पेशेंट के अंदर? सर ग्रुप 1 के अंदर
हम पेशेंट के अंदर पल्मोनरी आर्टरीज को डायलेट करने वाली क्या करेंगे, ड्रग्स देंगे। वो ड्रग्स कौन सी हैं, उनमें सबसे जो कॉमनली हम ड्रग्स यूज करते हैं दैट इज द बोसिनटान। बोसिनटान। और ये जो बोसिनटान होती है पता है ये क्या करती है, ये बोसिनटान आपके पास एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। मैंने फर्स्ट एड के अंदर भी आपको ये पढ़ाया हुआ है, ये ड्रग वहां पर भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर लिखी हुई है उन्होंने। तो बोसिनटान क्या है, एंडोथेलिन एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। जब एंटागोनिस्ट एंडोथेलिन हमारे पास कम हो जाएगी, तो जब ये हमारे पास कम होगी तो पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा सर, पल्मोनरी डायलेशन हो जाएगी, तो प्रेशर उसका कम हो जाएगा। ठीक है, बोसिनटान को हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम यूज करते हैं एक और बड़ी प्यारी ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेनॉइड्स। ये प्रोस्टेनॉइड्स ये भी वैसोडायलेटर्स होते हैं, वैसोडायलेटर्स कह रहा हूँ, पल्मोनरी आर्टरी को ये भी डायलेट करते हैं। ठीक है, ये प्रोस्टेनॉइड्स हमारे पास आईवी ड्रग्स की फॉर्म के अंदर ये देते हैं। ये भी हमारे पास इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे पास अननोन अभी तक है, लेकिन कुछ बुक्स में इसको लिखा हुआ कि शायद ये नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज करते हैं। तो मल्टीपल इसके वेस्ट मैकेनिज्म है, तो इसलिए सिंपल सी बात आपने याद रखनी कि प्रोस्टेनॉइड्स क्या करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी को डायलेट करते हैं। तो अगर पूछा जाए हमारे पास ग्रुप 1 वाले पेशेंट का आपने क्या ट्रीटमेंट करना, तो आपने बताना कि सर हमने पहली बात बतानी वैसोडायलेटर्स यूज करने जो पल्मोनरी आर्टरी को डायलेट कर सके। तो वो डायलेट करे कौन कौन से हम ड्रग यूज कर सकते हैं, मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं बोसिनटान। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, एक बोसिनटान ड्रग होती है, एक ब्यूसल्फान ड्रग होती है। वो ब्यूसल्फान ड्रग को हम न्यूरोलॉजिकली यूज करते हैं, बोसिनटान को हम यहाँ पर यूज करते हैं। दूसरे नंबर हम प्रोस्टानॉइड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास सल्डीनाफिल्स वगैरह होती है ना, उनको भी यूज किया जाता है, वो भी आपके पास पल्मोनरी आर्टरी की डायलेशन के बाद। ठीक है, लेकिन ये दो को आपने एटलीस्ट जरूर याद रखना है। ये था ग्रुप 1 का ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की ट्रीटमेंट। हाँ जी, ग्रुप 2 में कहां पर प्रॉब्लम होती है जी, जी डॉक्टर साहब, ग्रुप 2 में प्रॉब्लम कहां पर थी, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड ग्रुप 2 के अंदर कहां पर प्रॉब्लम थी, लेफ्ट हैंड में ग्रुप 2 में पेशेंट के लेफ्ट हार्ट के अंदर प्रॉब्लम थी बच्चों, लेफ्ट हार्ट फेलियर था पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा सर, इसका ट्रीटमेंट होगा कि हम इस पेशेंट के जो लेफ्ट हार्ट है ना उसको हम ठीक करें, उस पेशेंट को हम इनोट्रॉप्स दें ताकि वहां से ब्लड आगे जाए, तो पल्मोनरी आर्टरी की कंजेशन कम हो, पल्मोनरी आर्टरी की क्या हो, कंजेशन कम हो। तो आपने लेफ्ट हार्ट फेलियर मतलब अंडरलाइन काज को आपने यहाँ पर ठीक करना है। इसके अलावा आप इस पेशेंट में और क्या कर सकते हो, आपने इस पेशेंट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी है, ताकि ऑक्सीजन आप दो ना तो इसमें जो वैजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है ना, वो वैजो कंस्ट्रिक्शन एटलीस्ट ठीक हो जाए, क्योंकि ब्लड आगे मूव नहीं कर रहा, तो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है ना वो कम हो जाती है। तो हम इस पेशेंट को ऑक्सीजन भी देते हैं ताकि पेशेंट के अंदर ना वैजो कंस्ट्रिक्शन ना हो। तो ये हमारे पास है ग्रुप 2 का ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं सर ग्रुप 3 की, किसका ट्रीटमेंट, ग्रुप 3 का। हाँ जी, ग्रुप 3 में प्रॉब्लम कहां पर थी, ग्रुप 3 में प्रॉब्लम कहां पर थी सर, ग्रुप 3 में प्रॉब्लम थी हमारे लंग्स के अंदर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अंडरलाइन काज को आपने ठीक करना है, सबसे पहले अंडरलाइन काज को ठीक करना है। लेट्स सपोज सीओपीडी है तो आपने सीओपीडी को ठीक करना है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है जैसे कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है उसको ठीक करो, सीओपीडी है उसको ठीक करो, एस्थमा है तो ब्रोंकोडायलेटर्स लो उसको आप ठीक करो, मेलिग्नेंसी है तो आप उसको रिमूव करो। तो इसके अंदर आपने क्या करना, पेशेंट के अंदर सबसे पहले सर अंडरलाइन काज को ठीक करना है। अंडरलाइन काज को ठीक करने के साथ मैंने पेशेंट को स्टेबल भी करना होता है, तो इस पेशेंट को फिर हम क्या देते हैं, इसको भी आपने सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी है, क्योंकि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन आपको हेल्प करती है किस चीज के अंदर, ये वैजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होने देगी, क्योंकि अगर वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ये ज्यादा सीवियर हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर ज्यादातर ना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन को यूज करते होते हैं। और लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो मैंने आपको बताया था इनोट्रॉप्स वगैरह को आप यूज करोगे, जैसा कि डाइजोक्सन हो गया, तो वहां पर हम पॉजिटिव इनोट्रॉप्स को यूज करेंगे। ग्रुप 3 का पता चल गया ना, फिर हमने लंग्स के अंदर जो इश्यू है उसको ठीक करना है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन वगैरह इस पेशेंट को देनी है ताकि पेशेंट के अंदर क्या हो जाए जो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है वो कम हो जाए। ग्रुप 4 के अंदर क्या प्रॉब्लम थी सर, ग्रुप 4 के अंदर प्रॉब्लम थी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो अभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्या ट्रीटमेंट करते होते हैं सर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट के अंदर हम एंटीकोआगुलेंट्स यूज करते हैं। क्या आपने यूज करनी है, एंटी
कोएगुलेंट्स, एंटीकोएगुलेंट्स। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट के अंदर बच्चों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से अगर आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है तो एंटीकोएगुलेंट्स आप यूज करोगे, जैसा कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आप यूज कर सकते हो। आप उस पेशेंट के अंदर क्या कर सकते हो, वारफ्रीन यूज कर सकते हो। तो आपने एंटीकोएगुलेंट्स उस पेशेंट के अंदर यूज करनी है। हाँ, अगर एंटीकोएगुलेंट्स आपके पास काम नहीं ना कर रही, क्या आपने एंटीकोएगुलेंट्स भी दे दी, अब आपको पता है वहां पर फ्लूइड्स तो बना हुआ है, एम्बोलाई तो वहां पर है, लेकिन एंटीकोएगुलेंट्स की वजह से वो क्या है, ठीक नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, उस पेशेंट के अंदर थोड़ा सा और वर्स थेरेपी की तरफ जाना है, जैसा कि आप इसके अंदर यूज करोगे थ्रोम्बोलिटिक्स। अगर हमारे पास वो पेशेंट इमरजेंसी के अंदर आ जाए ना, जैसे कि पल्मोनी एम्बोलिज्म वाला पेशेंट होता है, ये पल्मोनी एम्बोलिज्म वाला पेशेंट आपके पास इमरजेंसी के अंदर आता है, तो अगर आपको हुई है सैडल एम्बोलिज्म, क्या हुई है, सैडल एम्बोलिज्म, मतलब कंप्लीट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एम्बोलाई बन गया, तो इसने एक तो परफ्यूजन कम कर दिया आपके लंग्स की, दूसरे नंबर पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी इसने खास कर दिया। तो इस पेशेंट के अंदर हम क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट्स को यूज करेंगे। अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है, उसी टाइम विद इन फ्यू मिनट्स आपने थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स यूज कर लेंगे। अब ये जो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स है, कौन सी ये थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स होती हैं सर? थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स में हमारे पास आती है अल्टीप्लेज, रैटिप्लेज, अल्टीप्लेज, रैटिप्लेज, ये बड़ी महंगी ड्रग है, ये 60 से 70 हजार का ये इंजेक्शन आते हैं। अल्टीप्लेज, रैटिप्लेज, जो एमआई वाले पेशेंट के अंदर भी हम यूज करते हैं। तो ये फिर एंटी थ्रोम्बोलिटिक्स हम यूज कर सकते हैं इस पेशेंट के अंदर। अगर कोई पेशेंट हमारे पास क्या है सर, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि हम उसके अंदर थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स यूज नहीं कर सकते, नेक्स्ट पेशेंट के साथ ना ब्लीडिंग भी हो रही है, पेशेंट में एम्बोलाई भी है, साथ पेशेंट में ब्लीडिंग्स भी हो रही, तो हम कभी भी एंटीकोएगुलेंट्स यूज नहीं करते, या कभी भी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स आपने यूज नहीं करनी अगर आपके पास पेशेंट एक्टिव ब्लीडिंग के साथ है। तो सर अगर हम उस पेशेंट में एंटीकोएगुलेंट्स यूज नहीं कर सकते तो फिर उस पेशेंट का आपने क्या करना है, उस पेशेंट को बच्चों आपने सर्जिकल थ्रोम्बेक्टोमी करनी है उस पेशेंट की। क्या करनी है, सर्जिकल थ्रोम्बेक्टोमी, कि आपने जो वो थ्रोम्बस बना हुआ है, सर्जरी करके फिर आपने उस थ्रोम्बस को क्या करना, वहां से रिमूव करवाना होगा बच्चे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपने अंडरलाइन काज को ठीक करना। कितना इजी हो गया हमारे पास, हमने ग्रुप वाइज हमने ट्रीटमेंट किया, तो आपके लिए एग्जैक्ट ट्रीटमेंट भी हो और इजीली भी हो गया। और ग्रुप 5 के अंदर आप क्या करोगे, ग्रुप 1 वाला ट्रीटमेंट यूज करते हो, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे पास मल्टी फैक्टोरियल होता है, ये बोसिंटान भी उसके अंदर इफेक्ट शो कर जाती है, सप्लीमेंट ऑक्सीजन भी इफेक्ट करेगी उस पेशेंट के अंदर, तो वो आप उसके अंदर यूज कर सकते हो। ग्रुप 5 का ट्रीटमेंट हमारे पास मोस्ट सिमिलरली ट्रीटमेंट सिमिलर होता है ग्रुप 1 की तरह, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास क्या, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन